चलिए, इसमें आप अगला पॉइंट लिखना। देखो, एक और ऑफिशियल्स होते थे जिन्हें प्रादेशिक कहा गया। तो प्रादेशिक आज के मतलब इन्हें भी आप जिलाधिकारी के जैसा मान सकते हो, लेकिन इनका काम बेसिकली जो टैक्स वगैरह था उसको देखना था। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी एक पर्टिकुलर एरिया के लेवल पे, उनको ये देखते थे। तो आज का जिलाधिकारी तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास पुलिस पावर भी होती है, लेकिन इनके पास पुलिस पावर नहीं थी। ये केवल और केवल इकोनॉमिक जो फंक्शंस हैं वो देखते थे। तो आप इसमें अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कुछ चीजें थी इसमें। जैसे गांव के लेवल पर जो इम्पोर्टेंट पर्सन था, जो गांव के प्रशासन को देखता था, दैट वाज ग्रामणी। है ना? तो ये सब तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ये तो डायरेक्ट सेंटर से चलती थी। लेकिन केंद्र के बाद, यानी जो राज्य था, उसके साथ साथ कुछ और भी अलग 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 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, जो कि प्रांतों से लेकर और गांवों तक फैले थे। यानी प्रोविंसेस से लेकर और जो गांवों तक की इकाइयां थी, सब में फैले थे। तो सबसे छोटी जो इकाई थी एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट वाज ग्राम। तो उसका जो हेड था, दैट वाज ग्रामणी। तो यही देखता था सारे कामों को किसी गांव के लेवल पर। ग्रामणी के पास न्याय करने के अधिकार भी थे, कुछ मामलों को वो सुन भी सकता था ग्राम पंचायत के लेवल पर। तो आप इसमें, अब ये नहीं पता कि कितने प्रांत थे वहां पर, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के 4 प्रांत थे, 4 भागों में उसने विभाजित किया। और उनकी चारों की राजधानियां वो अलग अलग बताता है। इनको चक्र भी कहा जाता है, इसलिए तो प्रांतों को चक्र भी कहा गया है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में प्रांतों को चक्र भी कहा गया है। ये जिक्र मिलता है मेगस्थनीज की इंडिका से भी, और चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी, कि प्रांतों को चक्र कहा गया। और मेगस्थनीज जानकारी देता है कि 4 भागों में डिवाइडेड था। मेगस्थनीज देता है या प्लिनी देता है, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्यन साम्राज्य जो था वो 4 भागों में विभाजित था। इसलिए 4 राजधानियां थी अलग अलग 4 प्रांतों की। तो अगले पॉइंट, है ना? और अमूमन होता ये था कि जो ये प्रांतों के प्रशासनिक अधिकारी होते थे, वो राजकुमार होते थे। मतलब ज्यादातर ये होता था कि वो राजकुमार होते थे, प्रिंस होते थे। तो उनको या तो कुमार कहा जाता था इसलिए, या आर्यपुत्र कहा जाता था। दो ही नाम मिलते हैं इतिहास में जो ये बताते हैं कि देवर हायरर्स। है ना? तो प्रांतों पे इसलिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, वो डायरेक्ट हायरर्स होते थे, जो कि अगले सम्राट भी हो सकते थे। तो आप अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, आप नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, जो ये 4 प्रांत बताए गए, इनके चारों को लिख लो और इनकी राजधानी लिख लेना अलग अलग। कंटिन्यूएशन में लिखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साम्राज्य के 4 प्रांत इस प्रकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साम्राज्य के 4 प्रांत इस प्रकार थे। द फोर प्रोविंसेस द फोर प्रोविंसेस वर एज फॉलोज वर एज फॉलोज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहला लिखना उत्तरापथ। उत्तरापथ, अब हिंदी अंग्रेजी में सेम होगा, नाम है उत्तरापथ, UTTRA और डैश करके PATH, पथ। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, यानी आज का पेशावर। तक्षशिला।
नेक्स्ट लिखना दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, यानी आज का कर्नाटक। सुवर्णगिरी, है ना, सुवर्णगिरी माने सोने का पहाड़। कर्नाटक में ही थे सोने के पहाड़, आज भी हैं, जिन्हें हम लोग कोलार वगैरह की खानों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट लिखना अवंती। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी, और ये सेकंड कैपिटल भी हो गई थी कुछ समय के लिए, कुणाल वगैरह के पीरियड में मौर्य साम्राज्य की। हम लोगों ने ये भी देखा, अवंती या उज्जैनी। नेक्स्ट लिखना कलिंग। कलिंग, जब कलिंग को जीत लिया गया था तो इसकी राजधानी, एक एक प्रांत घोषित कर दिया गया था कलिंग को, तो इसकी राजधानी थी तोसली। तोसली, है ना। तो ये चार प्रांत थे, लेकिन कभी कभी एक पांचवा भी कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसे मध्य देश कहा गया, तो एक पांचवा भी लिख लो, मध्य देश। या इसका एक और नाम है प्राची। प्राची, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये चार थे, पांच थे, मतलब पांच प्रांत थे। अब इसमें सबसे बड़ी इकाई एडमिनिस्ट्रेशन की प्रांत हो गई, सबसे छोटी हो गई ग्राम। तो अब ग्राम को देखते हैं। तो अगले, नेक्स्ट लिखना, अब गांव के ऊपर की जो इकाई थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो थी संग्रहण। संग्रहण, संघ का मतलब था यहां से 100, है ना। तो संग्रहण का मतलब हुआ यहां से 100 गांवों का समूह। तो 100 गांवों के ऊपर एक संग्रहण होता था, ठीक है। इसको लिखना है। नेक्स्ट लिखना इसके बाद खारबटिक। खारबटिक, ठीक है, खारबटिक लिखना, KHARVTIK, खारबटिक। ये 200 गांवों का समूह था, तो इसके आगे लिखना डैश करके द यूनिट ऑफ 200 विलेजेस। फिर 400 के ऊपर होगा, दैट वाज द्रोणमुख। द्रोणमुख, तो DRAUNH, DRAUNHMUKH, द्रोणमुख, है ना। इसके आगे लिखना 400 गांव। नेक्स्ट लिखना स्थानीय। स्थानीय, ये 800 गांवों का समूह था, तो इसके आगे डैश करके लिखना अ यूनिट ऑफ 800 विलेजेस, या 800 ग्रामों का समूह। इसके ऊपर था, अच्छा, इसके स्थानीय जो था ना, स्थानीय, ये 800 गांवों का जो समूह था, जनरली ये, इसका अधिकारी होता था स्थानिक। आज का ये ब्लॉक कह सकते हैं इसे, आज का ये ब्लॉक हो सकता है, खंड हो सकता है। तो इसके आगे डैश करके लिखना, स्थानीय के आगे डैश करके लिखना प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल स्थानिक होता था, स्थानिक, ठीक है। और आजकल की यूनिट के रूप में अगर इसे याद रखना हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्लॉक। है ना, खंड, या ब्लॉक ही लिख लीजिए तो ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखना, अब स्थानीय के ऊपर होता था आहार, तो नेक्स्ट लिखिए आहार, AHAR, आहार, ठीक है। इसको हम लोग विषय भी कहते थे, आहार ऑब्लिक विषय।
दूसरा इसका नाम है विषय। ठीक है, तो आहार ऑब्लिक विषय और लिख लीजिए। और इसका सर अधिकारी होता था विषयपति। है जी। सर ये कितने विलेजेस का होगा यूनिट? ये विलेजेस नहीं थी अब इसमें यूनिट, अब ये जिला हो गया था। केवल स्थानीय तक यूनिट होती थी विलेजेस की। उसके बाद ये आहार या विषय ये जिला कहलाता। ठीक है ना, इसको हम लोग जिला कहते थे या डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए। क्लियर है ना। और इसका अधिकारी होता था विषयपति, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, विषयपति। अगला है प्रादेशिक, नहीं नहीं, अगला है प्रदेष्टा। अगला इसके ऊपर की इकाई है, आहार के ऊपर की इकाई है प्रदेष्टा। ये हमने पढ़ी है पीछे, प्रदेष्टा। या इसका एक दूसरा नाम भी है प्रादेशिक। प्रादेशिक ये आज का मंडल जैसा होता था, जैसे कमिश्नरी, तो इसके आगे मंडल लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है इसमें कि इसका अधिकारी भी प्रदेष्टा ही होता था। और सबसे ऊपर होता था फिर चक्र या प्रांत। चक्र या प्रांत, और उसका देख ही लिया, अधिकारी कोई कुमार होता था या आर्य पुत्र होता था। और फिर बाद में राजा या सम्राट होता ही था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनका फंक्शन था। अच्छा, एक और इसमें व्यक्ति का नाम मिलता है। हम लोगों ने वो देखा ना, संग्रहण देखा हम लोगों ने, जो 100 गांवों का अधिकारी होता था। एक और अधिकारी का नाम मिलता है जिसका नाम गोप मिलता है, गोप। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ही, हालांकि इसका कहीं जिक्र बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, पर कहीं कहीं पर इसका नाम जरूर मिलता है। तो सामान्यतः ये 10 गांवों के ऊपर का अधिकारी होता था। तो जैसे आजकल के लेखपाल होते हैं, जो भूमि वगैरह का पूरा लेखा जोखा रखते हैं, उस प्रकार का ये कोई अधिकारी होता था। फिलहाल तो आप नोट करके लिख लो इसमें। देखो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक बार अधिकारी का नाम दे देगा, और या तो पूछेगा कि ये किसका अधिकारी था, या ये पूछेगा इसके अंडर में कौन कौन थे, इसका स्टेटस क्या था। ऐसा कोई सवाल वो पूछ लेता है अधिकारियों के बारे में। क्योंकि हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगभग ऐसा सा ही है आज भी, जैसा इन लोगों ने बनाया था उस समय। कोई बहुत उसमें बदलाव आए नहीं, क्योंकि जो इन्होंने बनाया वही पश्चिम यूरोप तक गया, और फिर यूरोप से वापस लौट के इंडिया में ही आया। और यहाँ भी वही चल रहा था। कोई बहुत ज्यादा फर्क इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखने को मिला नहीं। अंग्रेजों ने भी कोई बहुत ज्यादा अंतर किया नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे। हालांकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जरूर कम कर ली थी प्रशासनिक क्षेत्र में, लेकिन कोई चेंजेस वो लेके नहीं आए। और इसीलिए अंग्रेज भी अ, फारसी से या फिर अ, हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से ही काम चलाते थे अपना, कोई उन्होंने बदलाव किया नहीं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्यास का। चलिए, अब इसमें एक अगला हेडिंग लिखिए आप, आर्थिक व्यवस्था, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम। देखो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि खेती क्या क्या होती थी, कैसे होती थी, कौन कौन से कर थे। कृषि क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यवसाय रहा होगा, लेकिन अगर कुछ और इंडस्ट्रीज भी वगैरह कुछ थी तो कैसी थी, खेती के अलावा और क्या क्या चीजें थी आर्थिक लेवल पर, मुद्रा व्यवस्था क्या थी, मापन वगैरह कैसा था, ये सब पढ़ेंगे। है ना, क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल एंटिटी थी, तो ये बिल्कुल तय है कि वहां पर जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो बड़ा इलाबोरेटेड होगा,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी खूब होती होंगी, है ना, ये भी तय है। देखो, हम लोगों को इसकी भी जानकारी अर्थशास्त्र से ही मिलती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में ही करों के बारे में जानकारी मिलती है कि राज्य कौन कौन से जो एरिया है जिन पर टैक्स लगा सकता है, और वो कौन कौन से कर है जिनको लगाया जा सकता है, उनकी दर क्या होगी, रेट क्या होगा, ये भी, इस बारे में भी जो है वो पता चलता है। तो देखो, अर्थशास्त्र में इन तीनों को मिला के वार्ता कहा गया है, वार्ता। इन तीनों का एक ही नाम मिलता है, वार्ता। हो सकता है आर्थिक गतिविधियों को वार्ता कहते हो, लेकिन इन तीनों को मिलाकर इतिहासकारों का मत यही है कि वार्ता शब्द का उपयोग हुआ है। कुछ लोग कृषि और पशुपालन को ही भी वार्ता कहते हैं, कि केवल कृषि और पशुपालन जो था उसका मतलब था वार्ता से, है ना। तो बाद में शायद व्यापार वार्ता से ही निकल के आया होगा। एक शब्द व्यापार जिसका हम लोग उपयोग करते हैं यार, हो सकता है कि वो वार्ता से ही बना हो, लेकिन शुरुआत में वार्ता का मतलब ये तीनों था। अगले पॉइंट से लिखना। देखो, जो कृषि थी वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, और वहीं से सबसे ज्यादा कर वगैरह भी मिलता था, एग्रीकल्चर से ही राज्य की आय का प्रमुख साधन भी था। तो फिर उन्होंने कृषि को 4 भागों में जनरली बांटा। ठीक है, 4 टाइप की, सॉरी, भूमि को 4 भागों में बांटा कृषि को। जो लैंड थी वो 4 टाइप की थी। एक तो वो थी जो हर साल जोती जा सकती थी, और हर साल उसमें खेती हो सकती थी, मतलब साल भर में 2 बार उसमें खेती हो सकती थी। उसको कहा जाता था क्रस्ट। एक वो थी जो साल भर में एक ही बार जोती जा सकती थी, यानी एक ही फसल उसमें होती थी, दैट वाज आक्रस्ट। और तीसरी जो थी वो स्थल कहलाती थी। जो उबड़ खाबड़ भूमि होती थी जिसमें खेती वेती नहीं की जा सकती थी, उसे स्थल कहते थे, रग्ड लैंड को, क्योंकि उसमें खेती नहीं हो सकती थी। और एक तीसरी और चौथी, मतलब चौथी कह सकते हैं, चौथी टाइप की जो लैंड थी उसका नाम था अदैव मात्रक। अदैव मात्रक उस भूमि का नाम था। इसकी खास बात ये थी कि इसमें बिना बारिश के भी ठीक ठाक फसल होती थी, यानी ये कम पानी चाहिए होता था इस भूमि को, और सबसे अच्छी यही मानी गई। कम पानी चाहिए होता था और इसमें ठीक ठीक खेती हो जाती थी। अब इसमें 2 तरीके की भूमि थी, मतलब 2 तरीके की माने, एक तो वो, ये तो हो गए टाइप्स उसकी क्वालिटी के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। अब इसमें 2 टाइप की थी। एक तो जो राज्य के द्वारा, जो राज्य के अंडर में थी, सीधे तौर पर राज्य उसमें सीधी खेती कराता था, यानी उस पर खेती राज्य के द्वारा की जाती थी। और दूसरी भूमि वो थी जो व्यक्तिगत रूप से जिस पर खेती होती थी, लोग खेती करते थे। इस पूरी भूमि का जो देखभाल करने का काम करता था, उस अधिकारी का नाम होता था सीताध्यक्ष। हमने पहले लिखा है। तो सीताध्यक्ष माने भूमि का राजकीय अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ लैंड।